खुशामदीद और आप सबको बहुत ईद मुबारक। ईद उल अजहा के मौके पर हमने एक गैदरिंग का एहतमाम किया है। कोशिश कर रहे हैं कि आप भी और हम आपके साथ खुशियों में शामिल रहें। हमारे साथ अवैस मौजूद हैं और अवैस आपसे अगर हम गपशप शुरू करने से पहले ये चाहेंगे कुछ सुन लें तो आप क्या सुनाएंगे? मैं एक गज़ल पे काम कर रहा हूँ आजकल अपनी, और गज़ल जो जॉन एलिया का कलाम है। अच्छा। और उसकी मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात लगी कि हमेशा ऐसे होता है कि जब कभी दो फरीकैन में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो जान पे बन जाती है, मैं मर जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, तुम ना हुई तो ऐसे हो जाएगा वो। तो जॉन कहते हैं जा शाबाश, परवाह ही नहीं। तो वो इस तरह का कोई थीम है उसका, मुझे बड़ी डिफरेंट उसका। और जॉन एलिया की गजल भी इटसेल्फ अपने अंदर कोई बड़ी यूनिक सी चीज होगी। तो उसको मैंने कंपोज किया, आजकल उसके वीडियो पे काम हो रहा है, उसके म्यूजिक पे काम हो रहा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी। कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। एक छोटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम। तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। आपकी क्या चीज गुजरती है? मुझसे मैच में तो बहुत बात होगी। आप कुकिंग करते हैं या भाभी बनाती हैं उस दिन? मेरा ख्याल अभी तो हमारा मुलाजिम ही बनाता है तो आप उन टिपिकल लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कि आपके हाथ का ही खाना है? इनफैक्ट मैं जब यूरोप था ना तो मैं 3 साल मेरी पोस्टिंग थी उधर मुस्लिम हेड्स के हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे तो सब कुछ खुद करना पड़ता था। जब मैं वापस आया तो आई सेड टू माय वाइफ कि यार मैं किचन में खुद मतलब मुझे सुबह नाश्ता बना लेता हूँ कोई चीज़। उन्होंने कहा यहाँ पे किचन में मर्द के घुसने इजाज़त नहीं है तो यू नो टैबूज होते हैं अपने कल्चर के। लेकिन मुझे अभी भी और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से गया तो हम पैम्पर्ड ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ नॉट राइट। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को जो है इस पर पूरी बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, स्पेशली मेल साइड की। और मुझे याद है कि मेरा पहली दफ़ा वहाँ पे केटल में चाय बनाई। उससे पहले हम अपने आप को बाबू समझते थे ना, शायद माँ बाप ने अच्छा पाला पोसा और फिर अच्छी जगह पे लग गए, खुशकिस्मती से काम अच्छा पढ़ लिख के। लेकिन ये कि मैं वापस आया तो अब मैं आई एम वेरी हैंडी, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी चीज़ें खुद कर लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ कि मेरी बेटी अभी मेडिकल कॉलेज में गई तो वो वापस आके ना मुझे जब बात सुना रही थी मुझे खुशी हो रही थी कि अगर मैंने अपनी बोतल उठाई और फिर मैंने अपना ये किया और फिर मैंने अपना ये किया। तो मैंने सोचा वंडरफुल बेटे, ये वो स्किल्स हैं जो आपको ज़िंदगी में सस्टेनेबल बनाती हैं और आगे लेके जाती हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो मैं आपको एक कश्मीर की वो शायद आपने कभी सुना हो तो
ان کی خاص طبق اس کو کہتے ہیں نا، یہ جو میں بھول رہا ہوں، اس کی کچھ 40 ڈشز ہوتی ہیں کشمیر. ہاں. اور ہم آپ کا سوچتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پشتون ہمارے بھائی جو ہے نا زیادہ گوشت کھاتے ہیں، کشمیری اس سے زیادہ کھاتے ہیں. تو ان 40 ڈشوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈشز میں میرے خیال 38 جو ہے وہ گوشت پہ مبنی ہوتی ہے. نہیں ہوتی کوئی. اس کو میں ابھی اس کا نام اسکپ کر رہا ہوں. تو وہ شادی میں آپ جائیں تو ایک تو نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ٹرے ہوتا ہے جس میں 4 لوگ مل کے کھاتے ہیں. چلو اب ہم آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کس کو اپنے علاقے کی زیادہ ڈشز کا نام پتا ہے. شاندانہ آپ سے شروع کرتے ہیں، جو آپ بتانا چاہیں ہماری گے. علاقائی ڈشز زیادہ تر چپلی کباب ہی ہے سب سے زیادہ جو ہے. اس کے بعد گوشت باربیکیو جو ہوتا ہے جتنا بھی، شنواری ٹکا، کیونکہ یہ ایک ایسی کزین ہے. کے پی والے شنواری کو پٹھان نہیں سمجھتے، ہم سارے پٹھان ہیں. ہمارا من ٹکا ہے، فلانا ٹکا ہے. شنواری تو نام چل گیا نا اس کا، چرسی کا نام بھی چل گیا بدل دیں کہ وہاں چرسی کھانا ہوتا ہے. اور قصہ خانی بازار تو لوگ پوری دنیا سے پاکستان مین سے کھانا کزین کے پی کا میٹھی ہے، کیونکہ وہ پہلے سرد علاقہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ہوتا تھا. تو گوشت کا یہ فائدہ تھا نا کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر اسٹیبل رہتا ہے. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ماحول رہا نہیں. جو کہہ رہے تھے انوار صاحب کیسے پٹھان اب گوشت کھانا بھی چاہے تو کیسے کھائیں. وہ ٹیمپریچر، اور جس طرح گیلانی صاحب نے بتایا کہ میٹ کنزمپشن سے کلائمیٹ چینج میں ڈبل ٹرپل زیادتی ہوگی. اس کا بھی ہمیں ہوتا نہیں ہے احساس، لیکن ہوتا ہے. تو ہمارا بیسکلی چپلی کباب ہے اسٹیپل فوڈ. چپلی کباب ٹھیک ہے. تو آپ اس میں وہ ٹکا اور پھر وہ ہانڈی اور کڑاہی اور ٹکے ہوتے ہیں جس پہ چربی رول ہوتی ہے. پٹا ٹکا، سیزنل ہے، وہ پھر سردیوں میں ہوتا ہے. چپلی کباب سارا سال چلتا ہے. ان کی فیوریٹ ڈش ہے چپلی کباب. ہاں پٹا ٹکا. پٹا ٹکا ان کی فیوریٹ ڈش ہے چپلی کباب. آپ کا سنیا کیا فیوریٹ علاقائی کس علاقے سے؟ اور میرا قبیلہ تو کراچی ہے جناب. میرے قبیلے میں نہاری اور بریانی، اسٹوڈنٹ کی بریانی وہاں پہ بہت مشہور ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت اچھا کچھ کھانا ہے تو آپ وہاں بہادر آباد کی سائڈ پہ چلے جائیں تو گول گپے اور جیسے چٹ پٹے آئٹمس ہیں وہ بہادر آباد کراچی میں آپ کو چلے جائیں. اس کے بعد ایک پراپر ایک فوڈ اسٹریٹ ہے بنس روڈ جو ہے مشہور. وہاں پہ تو آپ جتنے چٹ پٹے کھانا چاہیں آپ، بریانی سے لے کے بہاری کباب ٹکا ورائٹی ہے وہاں پہ. آپ چلنا شروع کریں مطلب آپ خود کنفیوز ہو جائیں کہ میں کیا چوز کروں اور کیا چھوڑوں. دہی بلے وغیرہ وہ سب چیزیں بھی کافی وہاں پر بنس روڈ پہ بہت اچھی مل جاتی ہیں. ناز آپ کا بلوچ کے حوالے سے جانا میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے بنس روڈ کی بات کہی تو وہ ایک بڑا ماؤتھ واٹرنگ بن کباب ہوتا ہے بنس روڈ کا، بڑا خاص مشہور. تو وہ جی ہاں وہ اس کی پھر کریونگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب بنس روڈ کا نام آتا ہے تو بنس روڈ کے کباب کی کریونگ ضرور ہوتی ہے. بلوچی کھانوں میں جو ہے ہم جتنا سبزی اور یہ دم پوخ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں. گوشت اور تبائک بھی ایک ڈش ہے، اس میں گوشت کو بالکل جو ہے وہ اس میں اسپائسز لگا کے اسپیشلی کالی مرچ اس میں استعمال ہوتی ہے اور انار دانہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو دھوپ میں سکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، وہ چلتا ہے. لائک لوگ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ڈشز میں ڈال کے اس کو کھاتے ہیں. اور پھر آب گوشت کوفتہ جو ہے وہ ہمارا بڑا ایک اسپیشل ہے. کباب بھی ہوتا ہے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ گوشت کے آئٹم سے ہٹ کر کے ہمارے یہاں بلوچوں میں سب سے زیادہ جو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے وہ فش ہے. مچھلی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں ضرور بنتا ہے. ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ فش جو ہے وہ ضرور ہے ہمارے کھانے میں ضرور حصہ ہوتا ہے فش کا. اور اس میں ایک اسپیشل ہماری فش کری ہوتی ہے، وہ بہت ہی مختلف ہوتی ہے. وہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی ویسی بلوچی فش کری نہیں ملتی جو ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہے. تو وہ بہت ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے، اسپائس بھی اس کا مزے کا ہوتا ہے. سو مچ تو جو بیرون ملک ہمارے بلوچ رہتے ہیں، فیملیز ہماری رہتی ہیں، وہ بھی بڑے شوق سے اس چیز کو بناتے ہیں، اس فش کو بناتے ہیں شوق سے. اور باقی آپ کراچی کی اگر بات کرتے ہیں تو کراچی میں تو جس طرح انہوں نے بتایا سونیا نے کہ حلیم ہے، نہاری ہے، کباب ہے اور ہر چیز یو نیم اٹ. اور اسپیشلی چٹپٹا کھانا جو ہے بڑا کراچی کا مشہور ہے. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے ہی از فرام لاہور، تو ان کا جو کھانا ہے ان کو پلاؤ بڑا پسند ہے اور مجھے جو ہے بریانی پسند ہے. تو یو کین امیجن واٹ ہیپنز آن دی ڈنر ٹیبل. صحیح. اب میں نے ان کو قائل کر لیا ہے کہ آپ کو بریانی ہی کھانی پڑے گی. میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ زیادہ بریانی. اچھا ارید، یہ پلاؤ بریانی کا جھگڑا آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے یا آپ اس میں طے کر چکے ہیں؟ مجھے خود بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے پلاؤ سے.
वैसे ये कि इलाकाई खानों से आपने बात की, तो ये मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरा इलाका कौन सा है, क्योंकि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की, बड़ा फला मैं कराची में, अब इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ। बीच में 13 साल मैंने यूरोप में क्रोएशिया में गुजारे, और अभी भी जब मैं क्रोएशिया जाता हूँ तो मैं मजाक से कहता हूँ दोस्तों से कि मैं अपने पिंड जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ का आपको बता सकता हूँ कि मेरा पसंदीदा एक शबाब चिची, शबाब कहते हैं कबाब को, शबाब। ये असल में है बोस्निया की खास खाना, जो कि क्रोएशिया में भी मिलता है, सर्बिया में भी मिलता है। तो वो समझते हैं वो कीमे के कबाब होते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं, एक तो खैर उसमें प्याज होती है, कुछ उनके अपने मसाले डालते हैं, 2 किस्म का गोश्त होता है उसमें, मटन भी होता है, बीफ भी होता है, और उसको फिर वो तवे पे पकाते हैं और वो एक खास बन के साथ मजीद प्याज के साथ देते हैं। वो वाकई बहुत ही लजीज एक डिश है। मतलब हमारे खाने तो मेरा ख्याल में दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो एक खाना है वहाँ के जजवा का जो कि जिसको मैं मिस करता हूँ। तो मेरा ख्याल है खाबों का जिक्र आप करेंगे, इससे कि सारे सूबों की खानों का जिक्र हो गया, लाहौर का नहीं हुआ। हमारे असल में जो कुछ भी बनता है वो क्योंकि सुर में बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुर मतलब क्या मतलब है? सुर कोई मिसाला है क्या है? आप सुर एक हार्मनी, एक बैलेंस की है। हर चीज जो है मैं समझता हूँ, अगर वो बैलेंस है और वो लाइन में है और वो ट्यूनिंग में है तो वो सुर में है। वो भले आप ड्राइव कर रहे हैं, अच्छी स्मूथ कर रहे हैं तो वो सुर में कर रहे हैं, ठीक है। मैं उस तरह के एग्जांपल, तो खाना सुर में मतलब कि अगर तो वो बहुत टेस्टी आउटस्टैंडिंग है तो वो सुर में बना हुआ है। तो हमारी मेरी अपनी एक आदत है, मैं जिस तरह बता चुका हूँ मैं। लेकिन नाम ले ना डिशेस के कि ये खाबे या ये हमारी इलाकाई, कीमा करेले, कीमा मटर, चिकन पालक और करेले गोश्त, फिर मटन कढ़ाई, पाए, हाँ पाए, ठीक पाए पे आ गया। मैं एक चीज कोट करना चाहूँगा। मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में एक ऐसा पॉइंट बना है जहाँ ये सारे खाने मिल रहे हैं। अच्छा, तो वो G8 में हमारे एक पॉइंट खुला पाकिस्तान फूड के नाम से। अच्छा, तो मैंने स्पेशली रात को विजिट किया और वो रात को 3 बजे तक 4 बजे तक वो मेरे लिए बैठे रहे कि इन्होंने आना है। मैंने कॉल कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ मैंने उनसे वो कीमा बनवाया और वो मक्खन वाली कढ़ाई बनवाई और मगज बनवाया। अच्छा, इस तरह की मैंने कुछ खाने बनवा के तो मैंने अपनी टीम के साथ, फैमिली के साथ मैंने जाके वहाँ, मैं शौकीन हूँ इस तरह का, तो कमाल ही टेस्ट था और कमाल ही। और घर में भी खैर होते हैं, मैं खुद भी बनाता हूँ। घर में तो जो कुछ बनता है वो सिंपल सा, वो आलू की एक भुजिया सी बना के आपके आगे रख देते हैं, तो वो ही अमेजिंग होती है। बंदा कहता है सब कुछ छोड़ दें। घर में कैसे इंश्योर करते हैं सुर में बने? माशाल्लाह शादीशुदा होंगे आप? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अच्छा। दोनों बड़ी, एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। खाना तो हमारी भाभी बनाती है। खाने बिल्कुल वो बनाती है। वो सुर में, मतलब वो भी सुर में ही बनाती है? इंतहाई सुर में। आप ऑन एयर जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, कॉम्प्लीमेंट। आप सुर को समझ नहीं पा रहे। सुर इज अ बैलेंस, हार्मनी ऑफ लाइफ। सुर बात में भी होता है, सुर चाल में भी होता है, तारीख खान साहब आए सुर हर अंदाज में होता है। उस्ताद तारीख खान साहब आए हुए मेरी तरफ, तो खाने लगे और हम रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनाए और बड़ा अच्छा खाने खाए। उन्होंने ना कहा बेटा वो बुलाएं, भाभी को बुलाओ। हाँ, अब उन्होंने कहा जी हम तो हैं ही खान साहब, आप अपने काम पे खास करते। वो उनकी दाद ये थी। गिरानी साहब आपने तो बता दिया, आपको नहीं कश्मीरी डिशेस कुछ याद आई? वो उस डिश का नाम याद है, उसको वाजवान कहते हैं, वाजवान कहते हैं। कभी आप लोग उसको वैसे वी लॉस्ट इट, लेकिन उस कश्मीर में अभी भी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी ये वो है। तो जैसे मैंने कहा कि लेकिन उसके आखिर में जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात है जो आपको डाइजेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं गोश्ताबा। तो उस पर बड़ी मेहनत हुई होती है कि वो मतलब दिन लगते हैं जिसको उसको वो इस तरह का एक पीस होता है जो यखनी में बनता है नॉर्मली। तो आप जब उसको ले लेते हैं तो वो आप फिनिश दी वाजवान। आप लोग तो पॉलिटिशियन है, हम लोग वीडियो का क्या खाना है? क्या आप हमसे पूछ रहे हैं? अपना भी तो बताइए ना। अच्छा, मटन कढ़ाई, बिरयानी, पाए, निहारी, हम हर तरह का ब्लेंड इंडेंशन हमारी, जो कि बहुत पुलाव जबरदस्त है। करेले तो नहीं नहीं, अच्छा, मुझे बेटी पसंद है वैसे ऑनेस्टली।
اور कीमा जैसे उन्होंने बताया, भिंडी हमारे पास हाँ भिंडी पसंद है, लेकिन ये पुलाव हमारे फिश को जो है ना ये जो आप सब्जी में कड़म जिसको कहते हैं उसके अंदर फिश को बनाया जाता है, ये जो स्टीम करके। तो अगर कभी आप हमारे घर में तो बनता है कभी, तो अगर आप उस फिश को पता दे दीजिए। दे आप एनक्लेव आ जाइए इंशाल्लाह। नाज, मैं आपसे बीइंग पॉलिटिशियन, आप लोग तो जानते हैं सॉफ्ट पावर की अहमियत को। हर मुल्क जो है वो अपनी कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको बहुत टाइटली ओन करते हैं, वो लेके चलते हैं, वो सूबे की हो उनकी या उनकी नेशनल हो, लिबास से लेकर खाने पीने तक। आप देखिए ना कि पूरी दुनिया में चाइनीज कुजीन, चाइना से पहले दुनिया ने चाइना को जाना कुजीन के हवाले से। लिबास आपका बलोची लिबास से बड़ा खूबसूरत होता है। तो हम क्यों वी फेल टू एक्नॉलेज आवर कुजीन एंड आवर कल्चर and our identity, या हम उसे embrace। Absolutely right, and I take pride wearing my Balochi dress. और मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा इवन आई वेयर इट पार्लियामेंट में भी अक्सर बेशतर जो है वंस इन अ वाइल में, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ माई कल्चर एंड ट्रेडिशन। अभी भी हम शादियों में जब जाते हैं स्पेशली, तो हमारा एक है कि शादियों में जो मायूं मेहंदी का जो दिन होता है उसमें हम बलोची लिबास पहनते हैं। फैमिली में किसी की भी शादी हो तो हमारा कंपल्सरी होता है कि इस दिन तो हम सब ने अपना बलोची ड्रेस पहनना है। तो इट्स नाइस, इट्स गुड। अब तो बड़े मुख्तलिफ नामों के बन गए। मुझे आजकल किसी ने बताया कि मेरे नाम से एक एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हुई है बलोची ड्रेस में। तो अक्सर मेरी दोस्तें आकर मुझे कह रही हैं कि तुमने कोई अपना खोला हुआ है, बुटीक खोला है, बिकॉज तुम्हारे नाम से भी बलोची एम्ब्रॉयडरी चल रही है, बड़ी फेमस हुई है आजकल। एंड आई वाज सरप्राइज। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक मुख्तलिफ जो है वो बलूचिस्तान भर में बड़ी मेहनत का काम होता है। ये 6 मंथ 6 महीने 5 महीने लगते हैं एक ड्रेस को कंप्लीट करने में। तो ये है कि अच्छी बात है, कल्चर को अपने प्रमोट करना चाहिए, बल्कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे बलोच लोग रहते हैं वो अपने कल्चर को वहाँ पर भी प्रमोट करते हैं, अपनी लैंग्वेज को हम प्रमोट करते हैं, अपनी ज़बान बात करते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं देखती हूँ आजकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से उर्दू ही बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं। फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि जी हमारा बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल लेता है। ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सकाफत, अपनी ज़बान सिखाएं बच्चों को, उर्दू भी सिखाएं और साथ में जो मादरी ज़बान है वो भी सिखाएं। खैर मैं तो सिंधी भी बोलती हूँ, बलोची भी बोलती हूँ और पंजाबी भी बोल लेती हूँ, 4 लैंग्वेजेस तो बोल लेती हैं। जी हाँ, और मुझे बड़ा शौक है अपनी ये तमाम रीजनल कल्चर। मैं जब सिंधी बात करती हूँ तो आपको लगेगा क्या यू नो आई फील प्राउड कि मैं सिंधी अच्छी बोल लेती हूँ, और क्यों ना बोलूँ, क्योंकि यू नो हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपनी ज़बान से मोहब्बत है। इसी तरह सिमिलरली बलोची हमारे घर में बोली जाती है। बलोची के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, उसमें से 2-3 डायलेक्ट्स मैं बोल लेती हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है और इसको मैं आगे भी कोशिश करती हूँ कि हम अपनी आगे जनरेशन को प्रमोट करें। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे ग्रैंडफादर जो है, मेरे नाना ने एक कोई बाहर मुल्क से आई हुई थी एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ यूके से आए हुए थे, और वो किसी न किसी अपने काम पे यहाँ आए हुए थे। उनका कुछ 2 साल उन्होंने पाकिस्तान गुजारा। तो जब उनकी मुलाकात मेरे ग्रैंडफादर से हुई तो मेरे नाना वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। ही वॉज इन कस्टम्स बेसिकली, लेकिन पढ़ने लिखने का उनको बड़ा शौक था। तो उन्होंने क्या किया कि उन फैमिली ने विद इन 6 मंथ्स उनसे बलोची सीखी, और उसके बाद उन्होंने जाने से पहले बलोची में स्टोरी बुक्स लिखी 2-3। अच्छा, जी हाँ, और फिर वो जब उन्होंने स्टोरी बुक्स लिखी, उनकी बुक पब्लिश भी हुई बलोची में। तो आई फील गुड कि यू नो मेरे फोरफादर्स ने कंट्रीब्यूट किया अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में। अब ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी अप्रिशिएट करने वाली बात है जो नाज बलोच साहब कह रही हैं। ये मेरी अपनी बड़ी कोशिश होती है, मैं किसी इलाके में जाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही ज़बान बोलूं। मैं KP के जाऊं तो मेरी कोशिश होती है मुझे जितनी पश्तो आती है मैं बोलूं। कितनी आती है जरा बताएं, आपका टेस्ट का अंदाजा लें। मेरी ज़रूरी जो चीज़ें जरूरी भी नहीं जो होती है करेले रावड़ा है ना, वो उबुश्ता गिलासुना सपा रावला, हाँ कोई इस तरह की चीजें। तो मैं इस तरह की, और दूसरा हम सराइकी में मुल्तान में बहुत रिलेटिव्स मेरे, और मेरा शोज वो उसके लिए भी जाना, फिर इन लॉज वहाँ मेरे, तो मुल्तान जाता हूँ तो टिपिकल सराइकी हो जाता हूँ, फिर लहजा भी वही वाला बोलता हूँ। इस तरह से फिर पंजाबी जो है हमारी अपनी, क्योंकि हम जालंधर से प्योर वो वाली सरदारों वाली पंजाबी हमारी, तो जब मैं पंजाबी बोलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह की। और आगे मेरी अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग है कि हम वो वाले नहीं हैं, बेटा वो पिलो उठा लो, बेटा ये की देना गाड़ी की,
है ना, कि गाड़ी की देना, इतनी वाली ये वाली अंग्रेजी नहीं, आप जरूरी है बताएं बच्चों को, लेकिन आप कम से कम अपना उनको डांटे ना, पंजाबी बोलने पे उर्दू बोलने पे उनको डांटे ना। जैसे शानदाना का ये क्रेडिट है, मैंने शानदाना को देखा, शानदाना बड़ी प्राउडली अपनी जबान बोलती हैं और बड़ा ओपनली उसको मतलब ओन करते हैं। मैंने ज़्यादातर पख्तून लोगों में देखा है कि वो अपनी जबान और अपना वो जो है अंदाज उसके साथ वो रहते हैं, उससे इतना शाये हुए नहीं करते। पर एक्चुअली मैं क्योंकि अब असेंबली में जिस तरह नाज बता रही थी, जब हमारे बलोच दोस्त आपस में बैठते हैं वो सिर्फ बलोची बोलते हैं, इस तरह हमारे जो सिंधी दोस्त हैं वो सिर्फ सिंधी बोलते हैं आपस में। जब जो वो है हमारे दोस्त आपस में पंजाबी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है बोलते हैं, ज़्यादा असेंबली से बाहर मैंने इतना नहीं देखा। पठान नेचुरली पश्तो बोलते हैं। एक वो भी होता है ना, हमारी उर्दू का जो तलफ़ुज़ है, जो लहजा है, वो उर्दू वाला नहीं है, तो हमें सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखनी होती, जो ज़बान की कैसे मैं कहूँ तलफ़ुज़ है, जो ज़बान के इंटोनेशंस हैं, वो पश्तो में है नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस में बहुत फ़र्क है। उर्दू और फ्रेंच बहुत, जिसको उर्दू समझ आती है वो फ्रांसीसी सीख सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पश्तो बोलता है उसके लिए फ्रांसीसी अंग्रेजी आसान है, क्योंकि ग्रामर का भी फ़र्क होता है। इसी तरह हमारे जो सराइकी दोस्त हैं वो सिर्फ सराइकी बोलते हैं। तो असेंबली में तो मैंने यही देखा है कि सेनेट में भी ऐसा है। हमें ये होता है कि हम घर में पश्तो दादी नानी वो पश्तो ही हमसे बोलती थी तो उनसे बोलना पड़ता था। फिर स्कूल में आए, हमने अंग्रेज़ी उर्दू वहाँ सीख ली। पंजाबी दफ्तरों में मैंने सीखी, मैंने तकरीबन अब 24 साल हो गए फॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर मिला के नौकरी करते हुए, तो दफ्तरों में ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है। अब आपसे मैं कहूँगा जैसे मैंने कहा गिलासी में साफ कपारा उड़ा, तो अगर आप पंजाबी में आपको कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? हाँ मुश्किल है ये तो। गिलास तो गिलास ही हम बोलते हैं। नहीं, लेकिन साफ लेकर आप पंजाबी में कैसे कहेंगे? नहीं साफ ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मुझे क्या क्लास ले आई बेटा। नहीं इतना नहीं। एक छोटा सा वक्त दोबारा लौट के आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज में ईद उल अज़हा के मौके पर हमारा स्पेशल ईद शो, और हम आप सबको खुशामदीद कहेंगे एक दफ़ा फिर। और अरीब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, अरीब से हम कुछ एक और कलाम जो कि आप हमें सुनाना चाहें। मैं एक गीत सुनाऊंगा आपको, मेरे दोस्त अरशद भट्टी की नज़म है और मेरी कंपोजिशन है। इसका नाम है मेरे देश में है इम्कान बहुत। ब्यूटीफुल बात। मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत, सहरा में एक बूंद गिरे, चश्मा पत्थर से फूटे, सख्त शीत में धूप खिले, दरिया में कोई लहर उठे, मेरे देश के बासी यार बहुत, बारफ्ता दे प्यार बहुत, गगुफ्ता लहजों में बेसाख्ता उल्फत की, अदरंग बातें करते हैं, गानों में रस भरते हैं, मेरे देश में है इंसान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। जिंदा दिल शफाकत है, शहद मुसलसल करते हैं, मेहनत से गुरेज नहीं, पर मौके कम कम मिलते हैं, जेब में चाहे कुछ ना हो, दिल कुशादा रखते हैं, मेरे देश में है इंसान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत।
इनकी रोशन आंखों में देखो तो है खास बड़े, खेतों में हरियाली के, शहरों में खुशहाली के, बढ़ के आगे बढ़ने के, आसमां पे उड़ने के। मेरे देश के बासी यार बहुत, ना जाने लाचार बहुत, रस्ते के हैं जवान, हिम्मत का नहीं फुकदा, नए दौर को तो शुरू करो, देखो सब है तैयार बहुत, मेरे देश में है इंसान बहुत, आसमानी अरमान बहुत, मेरे देश में है इंसान बहुत, आसमानी अरमान बहुत। ईद का दिन मैंने बहुत से लोगों को देखा कि कहते हैं कि हम तो सो के गुजारते हैं, मैं तो आप भी गुजारते हैं लेकिन मैं सुबह की नमाज पढ़ के उसके बाद जो कुर्बानी वाला एक बड़े भाई के घर पहले कुर्बानी है या ननियाल में है जिधर भी, तो वो पहले उसको प्रेफर करके सारा काम करके तो फिर सब कुछ करके नहीं, सब कुछ नहीं, वो जरूरी वाले शुरू वाली जो होती है, सिर्फ फनकार नाजुक भी होता है ना, थक भी जल्दी जाता है, तो वो फिर स्किप मार के तो आपने जाके सोना होता है। और मेरी आदत है, मैं मोस्टली क्योंकि रात को लेट आज तक मैं जागता हूँ, स्टूडियो काम कर लिया, तो मेरा कुछ ऐसा है कि मैं फिर आपका क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि ईद का दोपहर खाना होता है और फिर तमाम लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और सब खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं। आपकी भी यही रूटीन है या इससे हटके कुछ बताएंगे? कैसे ईद का दिन मुनफरद होता है आम दिन से? ईद से सुबह पहले नमाज से जो मस्जिद में सारे मर्द चले जाते हैं, सुबह 6 बजे की भी होती है, 7 की भी, 8 की, और हमारे मेहमान सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे गांव में बिजली कम होती है और एक इज्जत देनी होती है बड़ों को, तो सारे लोग जो नॉर्मल ईद होती है जिसे हम छोटी ईद कहते हैं, उस पर 3 दिन हमारे घर तो 3 वक्त का खाना तैयार होता है, चाय भी तैयार होती है, जो आता है ईद मुबारकबाद करके। फिर हम चौथे दिन पे जाते हैं, क्योंकि मेहमान के लिए घर खाली नहीं छोड़ सकते, हम फिर चौथे दिन पे जाते हैं कि ईद खत्म हो गई होती है बट हमें मुबारकबादें करनी होती हैं। बड़ी सी होता है कि लोग पहले दिन कम ही आते हैं, क्योंकि वही ना मैं गोश्त फ्रीजरों में डाल रहे होते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन खाना फिर भी 3 वक्त का बनता है। और हमारे आसपास के इलाके के जितने देहात हैं, क्योंकि मोबिलिटी कम है, अब तो शुक्र है चिंची और टैक्सी आ गई, वो यूजुअली टांगा ही से होता है, अभी भी वहाँ पे मोटर बाइक्स हैं और ख़वातीन के लिए वो ज़रा मुश्किल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम घर पे ही रहें, ताकि अगर कोई आए मेहमान तो उसको ये ना फील हो कि जी ये तो छोड़ के चले गए मैदान। लेकिन सुबह 8 से रात 10 तक खाना चलता रहता है जी, रुकता नहीं। जब मेहमान होते हैं आपकी तैयारी में मुखिल नहीं होते? आपने कहा अभी तो मैं तैयार नहीं हुई है, मेहमान कैसे आगे सुबह 8 बजे? नहीं, वो तो पहले से अंडरस्टूड जी, बल्कि मैंने प्यार होना कितना जरूरी होता है जी, प्यार होना कितना इम्पोर्टेंट होता है हर तरह की प्यार होना होता है, बिकॉज देखिए कुछ खानदान हमारे एरिया सेग्रीगेटेड है जी, तो मर्द वही अंदर आते हैं मुबारकबाद के लिए जो इमीडिएट रिलेटिव्स हों। दामाद भी एक नई कैटेगरी है जो अंदर आने की इजाजत मिल गई, पहले दामाद नहीं आ सकता था। बाहर बैठा रहता था। हाँ तो बस ठीक है ना, मुबारकबाद देने आया, घर तो नहीं देखने आया ना। नहीं, बहुत दामाद होते हैं ना, दामाद मासूम होते हैं। देखिए हर किसी का 3 भाइयों का एक घर हो तो हर किसी के दामाद होंगे, तो फिर वो घर का एक माहौल, जैसे हमारा कंजर्वेटिव एरिया, लेकिन अब थोड़ा बेहतर हो गया, थोड़ा सा ओपन हो गया। दूसरा ये होता है जी कि जब आपने घर में खवातीन में हैं, किचन में हमारी यूजुअली मर्द होते हैं, सरप्राइजिंगली औरतें नहीं होती हैं, क्योंकि किचन एक ओपन एरिया कंसिडर किया जाता है जहाँ से बाहर मर्द आ सकता है, अपने मर्जी खाना ले जाए। अब ये नहीं कर सकते कि मैं आपको डाल के दूंगा, हमारा एरिया टेरिटोरियल है कि अगर ये हम मेहमान हैं यहाँ पे तो हमारा ही किचन है, तो आप औरतों को फिर हम कोशिश करते हैं कि साइड पे रहें, अपना जो भी करती है, मर्दों पे ज्यादा प्रेशर होता है। ये आम फैमिली सिस्टम से बहुत अच्छा है, जिसमें सारी की सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर ही होता है, उसी ने पकाना है, उसी ने बनाना है। हाँ, अदरवाइज सब कुछ मर्दों पे होता है जी, दैट्स गुड। क्या उन्होंने करनी अपनी शोभनिज्म तो बस फिर भुगते हैं, काम भी वो करें। अच्छा ये सुनिए कितनी अच्छी बात है कि यानी कहने को कंजर्वेटिव है, ये कहने को कह लें कि वहाँ अभी इतने एडवांस नहीं है लोग जिसे हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न एज, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस कितना अच्छा है कि अगर जिम्मेदारी, अगर मेहमानदारी है तो
तो मर्द ने ही उसको भुगताना है, मर्द ने ही उसको देखना। कबीले में शामिल हो जाओ। अर्बन लाइफ नहीं, मुझे देखिए, मैं तो अर्ली राइजर हूँ, मुझे पसंद है मेहमानदारी ना, मुझे पसंद है कि लोग आए, मैं कुछ बनाऊँ, मैं सर्व करूँ, मुझे खुद से पसंद है ये चीज़। क्योंकि पहले तैयार हो जाए फिर आए। नहीं, मुझे तैयार होने का वो नहीं होता, मुझे पहले होता है कि टेबल डेकोरेट हो जाए, टेबल पे चीज़ें बन जाएं, लग जाएं, उसके बाद मैं जाऊँ फिर तैयार हूँ। कौन सा हमने दुल्हन बनना होता है तैयार, ड्रेस रात का रेडी होता है आपने लिए का दौर है ना कि जी वो उसके डिजाइनर ड्रेस का अच्छा, मतलब घर के लिए अगर आप बात करें तो आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट पर्सन कि जब तक घर में भी वो जैसे एक पड़ोसी ममालिक के चैनल्स पे नहीं दिखाते, वो कंगन वंगन पहन के तैयार घूम रही है बिल्कुल लश्कारे मारती हुई हमारा तो मेरे ख्याल से वो है भी नहीं कहते। हमारे यहाँ तो बस ये होता है ईद के दिन भी एक अच्छा आपने सूट ले लिया। कराची की चांद रातें तो बड़ी मशहूर है, हुआ करती थी। अब जब तक ये कोविड से पहले मेरे ख्याल से काफी अच्छा वो रहा है चांद रात का। और फिर जब हम बचपन में चले जाएं अपने, तो वो जो चांद रातें हुआ करती थी और अब की चांद रातों में बड़ा फर्क है। चूड़ियाँ, मेहंदी, ये चीजें हैं शामिल के नहीं है? नहीं, अभी भी हैं वो सारी चीजें, लेकिन आई गेस वो जो बचपन के बेफिक्री के दिन और अब्बा लेके जाए मेहंदी लगवाने, भाई खड़ा हो बाहर पार्लर से, जब तक 12 बजे हम मेहंदी के हाथ लेके बाहर निकलते थे। देखिए ये अब्बा और भाई की उस बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, शौहर भी ले जाए अगर वो भी लगा दे, बातें हमेशा भाई और अब्बा की याद रहती है। नहीं, मेरे हस्बैंड भी लेके गए थे, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड भी लेके गए। फिर ये होता है कि जब आप खुद पेरेंट बन जाते हैं ना, आपके बच्चे होते हैं, फिर आप वो मेहंदी वाले दौर से जरा पीछे चले जाते हैं कि अब बच्चों को भी देखना है, खाना मेहंदी के अलावा कुछ और गिफ्ट भी चाहिए होता है, और भी खाली मेहंदी से फिर इसकी तसल्ली इसलिए उसको वो दौर होता है, मेहंदी भी काफी लगती है। अच्छा नाज, ये बताइएगा, आप भी मेहंदी, चूड़ियाँ, बीइंग मेंबर पार्लियामान, ये अफोर्ड कर सकती है इस तरह के जो एक आम लड़कियों के पहनावा या उनका फैशन या उनका स्टाइल सेंस? नहीं, बचपन में लगाया करते थे मेहंदी, और मुझे बचपन में जब वेरी स्मॉल तो मुझे मेहंदी की जो खुशबू है ना वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हुआ करती थी, तो मैं नहीं लगाती थी इतना शौक से। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आदत हुई, तो अम्मी का एक हमेशा से रहता था कि नहीं बच्चियाँ हैं तो उनके हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए, चूड़ियाँ। फिर ग्रेजुअली वो मेरे अंदर जो है ना ये आदत मैंने अपनाई, और जब आदत अपनाई, जब शौक चढ़ा इन चीज़ों का, मेहंदियों का, चूड़ियों का और इन चीज़ों का, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर आफ्टर दैट कॉलेज एज एंड ऑल, और उसके बाद देन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में आके तो यू फॉरगेट एवरीथिंग, तो ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है। बट स्टिल मैं इंजॉय करती हूँ इन चीज़ों को, जो रौनकें लगती हैं बाज़ारों में कोविड से पहले जो होती थी, तो मैं खुद अक्सर जाके विजिट भी करती हूँ कराची में। ये जो चांद रात के स्टॉल्स लगते हैं, ख़वातीन मेहंदियाँ लगा रही होती हैं, तो जस्ट टू अप्रिशिएट देम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ और एक वहाँ पे विजिट करूँ और देखूँ कि व्हाट्स हैपनिंग, और लोग बड़ा खुश होते हैं देखकर। अपने इर्द गिर्द जो है कि सियासतदान टीवी से हट के हमारे दरमियान भी मौजूद हैं, और स्पेशली खुशी के इस मौके के ऊपर। तो बट अब कल्चर बड़ा बदल रहा है। अब हम अपने बच्चों को जिस तरह से आगे हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन है उनको इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े गैजेट जो है वो फ्रेंडली बन चुके हैं, मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा वक्त, इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। पहले लोगों के घर आना जाना और एंटरटेनमेंट होती थी, एक आउटडोर भी एंटरटेनमेंट होती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, विच इज़ वेरी सैड। और दूसरी बात ये मैं समझती हूँ कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने नॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरबियत जो है ना, माँ बाप को अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी बच्चों की। क्योंकि आप एक बात देखें कि इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है और हेट, नफरत इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में फैल गई है कि लोग एक दूसरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और एक फेक जो एक आर्टिफिशियल एक लाइफ बन चुकी है, एक मशीन की तरह जो है सब चल रहे हैं कि बस एक रूटीन है, यू जस्ट हैव टू जस्ट फॉलो द सेम रूटीन। बाकी जो प्यार, मोहब्बत और सोशल हमारा एक बॉन्डिंग होती थी, वो चीज़ें अब बहुत नायाब हो रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जब देखती हूँ कि जो बचपन हमने गुजारा वो कितना अच्छा था, वो कितना रियल था, वो कितना नेचुरल था, कोई आर्टिफिशियल पना नहीं होता था, वो एक नेचुरल प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। अब तो लाइफ हैज टर्न वेरी डिफरेंट। अरे भाई आप ही तो बताया ना, आपने क्रोशे की डिश का तो हमें बताया, आपकी अपनी ईद के हवाले से भी तो बताएं। आप कसाई की तलाश रहती है आपको भी, और कभी बकरे की गर्दन में खुद भी छुरी फेरी है कसाई के साथ? नहीं, कभी नहीं फेरी मैंने। डर लगता है या वैसे नहीं फेरी? नहीं, डर नहीं, मेरा ख्याल में कि अगर कभी फेरनी पड़ जाए तो शायद मैं वेजिटेरियन हो जाऊँ। हाँ, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ की जान लेना, हालांकि ये मुनाफिकत की बात है क्योंकि गोश्त तो मैं खाता हूँ,
लेकिन ये कि कभी खुद मैंने कुर्बानी नहीं की और मुझे खुद शौक भी नहीं है। तो कैसे फिर ईद कुर्बान पे आपकी क्या एक्टिविटीज होती है? मैं खाता हूँ, मैं खाने वालों में से होता हूँ। अरेंजमेंट्स में कौन होता है? अरेंजमेंट्स में तो हमारा थोड़े से ही हैं, मेरी वालदा है, मेरी बहन है और मैं हूँ, तो हम ही होते हैं। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, शाम को कोई महफिल जम जाती है। ठीक है, अनवर अपना भी बता दीजिए, कसाई कौन अरेंज करता है? कसाई आपको पता है, हम बाकायदा हमने अरेंज किया हुआ होता है, खुद हम जाते हैं, मैं, मेरा भाई और तमाम फैमिली मेंबर्स। कुर्बानी होती है, उस प्रोसेस को हम देख रहे होते हैं, बचपन में देखा भी, खुद सुपरवाइज भी करते हैं। फिर वो अंदर में घर के अंदर जाता है, फिर गोश्त जो है वो बांटा जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है 2-3 घंटे का। हाँ, कि हम कुछ भी नहीं छोड़ते, सीधी भी खाने हैं, पाए भी खाने हैं, बकरे की कलेजी भी खानी है, तो हर चीज जो है। आज भी ईदी एक्चुअली और वेलफेयर को देख कर आनी है। हाँ। ये भी कसाई की बात छोड़नी भी। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, जो कसाई की आप बात करें बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ अनाड़ी कसाई होते हैं वो कसाई बन के आ जाते हैं। इसमें जानवर का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उसको कम से कम तकलीफ दे के जो है ज़िबा किया जाए। वो हाट में रहते थे और एक अफगानी यहाँ गया, उसने कहा मैं आपको बकरा, लेकिन जिस तरह उसने काटा मैंने उसने कहा आधे में कहा छोड़ दे भाई, आप तो इसकी कुर्बानी की भी तो आपने सही कहा, शरई तौर पे किस तरह कुर्बान कर रहा है जानवर को, ये भी तो आना चाहिए। बहुत जरूरी है, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देनी है ना आपने, मतलब इतना ज्यादा ये तो वाइंड अप नोट्स है, तो आप क्या कहेंगे वैसे जाते जाते? जाते जाते ये कहूँगा कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें, डीप फ्रीजर ना खरीदें। अच्छी बात। ईरानी साहब आप क्या कहेंगे? फाइनली वही है जी कि हम सब एक हैं और हमारी खुशियाँ भी साझी हैं, तो हमें खुशियाँ मिल के मनानी चाहिए। वो ख्वाह किसी तबके से वो हो, गरीब हो, वो अमीर हो, इसी तरह से हमें नेशन बन सकता और आगे। शंदाना? कुछ मुसलमानों की ये सोच है कि ईद कुर्बान में जानवर कुर्बान करना सिर्फ हाजियों के लिए होता है, बाकी मुसलमानों के लिए नहीं था। अब एक ट्रेडिशन बन चुकी है, लेकिन अगर कुर्बानी की स्पिरिट को समझ लें कि ये अपनी कोई चीज़ किसी को देनी है जो फालतू ना हो बट जो हमारे लिए ज़रूरी हो, और ये मैसेज गायब हो गया हमारी सोसाइटी में। जिस तरह नाज बता रही थी, हम दूसरे का गोश्त खाने को तो तैयार हैं लेकिन अपना जायज़ हक में नहीं अदा करते। सो आई थिंक दीन तो दूर की बात है, अगर इंसान भी पहले बन जाए बहुत अच्छी बात है। तो आपके शो का भी मैं और आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि अगर इस तरह के मैसेजेस लोगों को जाते जाएं कि हर इंसान आप ही की तरह इंसान है, थोड़ा गुजारा करें, थोड़ा सब्र, थोड़ा टॉलरेंस। आप हर किसी से प्यार नहीं कर सकते बट आप हर किसी के साथ सब्र और तहम्मुल से तो पेश आ सकते हैं। बिल्कुल। सोनिया? ईद का मौका है तो मैं ईद के हवाले से ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर दिलों में कहीं कोई खलिश या कुछ छोटा मोटा बाकी है तो दूर कीजिए और आपस में मिल जाइए, जुड़ जाइए। पपियों झपियों से अवॉइड कीजिए, वर्चुअल पपियाँ झपियाँ चलेंगी। और दूसरा ये कि जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही दिखेरिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो ईद कुर्बान है ये सुन्नत इब्राहिमी जो दर्स हमें देता है वो कुर्बानी का दर्स देता है, और इससे ये होता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जानी है और जो चीज़ रहनी है वो यही है कि आपकी जो आमाल हैं वो आपके साथ जाने हैं। तो उसमें कुर्बानी से ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि अपनी जो है ना, जो अपने माल में से बेहतरीन चीज़ निकाल के उसमें से आप कुर्बानी का जब जानवर लेते हैं उसको रखते हैं, उसको घर पे अपने रखते हैं कुछ अर्सा, और जब कुर्बान करते हैं तो ये वो आपको एक जो है इसके अंदर एक एलिमेंट जो सेक्रीफाइस के साथ आता है वो ये कि आप अल्लाह की राह में किस तरह से जो है अपनी हर चीज़ को कुर्बान करते हैं। और दुनियावी चीज़ों से आपने मोहब्बत नहीं करनी, आपने ऐसे अमाल छोड़ जाने हैं जो कि आपके आइंदा काम आए। और नफरत और ये जो हेट है, ये जो नफरत है, ये जो एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, कीना है, इन चीज़ों को ख़त्म करें। हम अपने दीन के रास्ते में अमल करें। हमारी हर चीज़ जो है दीन में हमें कोई ना कोई सबक सिखाती है। हम ज़कात देते हैं वो हमें चैरिटी सिखाती है, हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें वक्त की पाबंदी का जो है कितना हमारी वक्त की पाबंदी हमें कितनी आती है। हर चीज़ से वी लर्न सो मच। तो आई थिंक इस चीज़ को, ट्रेडिशंस को अपनी जारी रखें और आने वाली नस्लों को भी ये तमाम चीज़ें जो है ये इनमें ट्रेन करें। मैं सर एक कमेंट करना चाहूँगा, ट्रेडिशन की बात की, 2-2.5 हज़ार साल से रिवायत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से
ये चीज चल रही है। और 5000 साल जी 5000 साल पुरानी जी, हज़रत इब्राहिम देखें ना, इन्होंने जैसे बात की, आई स्टैंड करेक्टेड, 5000 साल पुरानी ये रिवायत है और ये चल रही है जैसे नाक बलोचने का। तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। हमारा जो मजहब है वो लिविंग मजहब है, ज़ाब्ता अखलाक है, आउटडेट नहीं होता। तो ये 5000 साल की जो रिवायत है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। अरीब आपकी आखिरी बात के साथ हम मेरी आखिरी बात, मैं बस गुरु नानक का एक शेर मुझे याद आया, अलिफ अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन बल्ले कौन मंदे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अजय, हम बात कर रहे हैं, बात वही है अनवर कि हम सब में से, हम सब का कोई ना कोई इस्माइल होता है। किसी का पैसा, किसी का स्टेटस, किसी का दौलत, किसी का मर्तबा। हमें उसमें कुर्बानी जो है ना, अगर हम नहीं करते तो फिर ये जो कुर्बानी हम करते हैं, रस्म अदा करते हैं, ये सिर्फ रस्म ही रहती है, फिर उससे हमने फलसफा कुर्बानी जो है वो कुछ नहीं सीखा। तो हम जाते जाते आपसे इजाजत चाहेंगे, मैं और इनवार अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे आपको, एंड ईद मुबारक, और एक खूबसूरत सा कलाम फ्लोर आपके हवाले। हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूं, तनु खालिक ज़ात कदीम कहूं, तनु हादिस खल्क जान कहूं, तनु मुतलक महज वजूद कहूं, तनु अलमिया आयान कहूं, अरबा नबूत अकूल कहूं, अशबा आन निहान कहूं, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत ते जान कहूं, अनवा कहूं औज़ा कहूं, अतवार कहूं औज़ान कहूं, तनु मस्जिद मंदर दैर कहूं, तनु पोथी से कुरआन कहूं, तस्बीह कहूं जुन्नार कहूं, तनु कुफ्र कहूं ईमान कहूं, तनु बादल बरखा गाज कहूं, तनु बिजली ते बारान कहूं, तनु आब कहूं, तनु खाक कहूं, तनु बाद कहूं नीरान कहूं, तनु दशरथ लिखमन राम कहूं, तनु सीता जी जानान कहूं, बलदेव जसूदानंद कहूं, तनु किशन कन्हैया कान कहूं, तनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं भगवान कहूं, तनु गीत ग्रंथ ते वेद कहूं, तनु ज्ञान कहूं अज्ञान कहूं, तनु आदम ते हवा शीस कहूं, तनु नूह कहूं तूफान कहूं, तनु इब्राहिम खलील कहूं, तनु मूसा बिन इमरान कहूं, तनु हर दिल दा दिलदार कहूं, तनु अहमद आली शान कहूं, बेरंग कहूं बेमिसल कहूं, बेसूरत हर हर आन कहूं, सुबू कहूं कुद्दूस कहूं, रहमान कहूं सुभान कहूं, कर तो बात तुरत फरीद सदा, हर शैनू पुर नुकसान कहूं, तनु पाक अलख बेऐब कहूं, तनु हक बेनाम निशान कहूं, तनु पाक अलख बेऐब कहूं, तनु हक बेनाम निशान कहूं, तनु पाक अलख बेऐब कहूं, तनु हक बेनाम निशान कहूं, तनु पाक अलख बेऐब कहूं, तनु हक बेनाम निशान कहूं।